कि इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर और भारत में वर्ण व्यवस्था का क्या प्रारूप था, किस तरीके से वो फैली और किस तरीके से वो लोगों के चलन में आ गई, लोगों के मानने में आ गई, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो वर्ण के वैसे तो कई अर्थ होते हैं जिसमें प्रकार, रंग, वर्ग, ये सब शामिल हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो जो समाज के वर्ग हैं यहाँ पर जिक्र इस बात से आ रहा है, मतलब कि सामाजिक वर्ग के बारे में या कहिए वर्गों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था किस तरीके से थी और उसका उद्भव किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भारत में जो भी हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, जो भी हमारे पास रिटन अकाउंट्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से एक बात पक्की है कि हमेशा से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को चार भागों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। ठीक। तो जब हम बात करें पुराने समय के बारे में, ठीक, और जब कह लीजिए कि वैदिक काल के बारे में बात करें तो एक समय ऐसा भी था, उसके पहले का एक समय ऐसा भी था जब कोई वर्ण व्यवस्था नहीं ही थी। ठीक। लेकिन जब वैदिक काल के बारे में बात करें और बिल्कुल प्रारंभिक समय के बारे में बात करें, जब वर्ण व्यवस्था सच में चलन में आई तो वो काम के और गुणों के ऊपर आधारित थी कि किस व्यक्ति में क्या खूबी है जिसके हिसाब से वो किस तरीके का ऑक्यूपेशन लेता है या किस तरीके किस तरीके के काम को अपनी आजीविका के रूप में लेता है, वो किस काम को करने में महारत हासिल है या किस काम को करने में वो स्किलफुल है, इसके ऊपर, मतलब कि उसके गुण, उसके कर्म, उसकी स्किल्स के ऊपर वर्ण व्यवस्था शुरुआत में बनाई गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में जब बात की जाए तो वो कर्म से हट करके जन्म के ऊपर आधारित हो गई थी। जब हम बात करें उन चार वर्गों के ऊपर जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक, तो जो ऑक्यूपेशन बेसिकली या जो आजीविका के साधन यहाँ पर आते थे, उनमें ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पुजारी थे, वो यज्ञ करते थे या यज्ञ कराते थे। ठीक। वो विद्वान थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो शिक्षा लेते थे और फिर शिक्षा देने का काम करते थे, मतलब शिक्षक का काम करते थे। कवि और लेखक भी इसी श्रेणी में आते थे। ठीक। और इनका काम कहीं ना कहीं राजा को परामर्श देने का होता था, या कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक, अध्यात्म से रिलेटेड इनका काम हुआ करता था। इन्हें ज्ञानी माना जाता था। ठीक। अब जब क्षत्रिय के बारे में बात करें तो ये योद्धा थे, प्रशासक थे, राजा थे। इस तरीके के लोग क्षत्रियों में काउंट होते थे। जब हम वैश्य के बारे में बात करें तो जो कृषक वर्ग था वो वैश्य में काउंट होता था, जो वणिक या व्यापारी वर्ग था वो भी वैश्यों में काउंट होता था। और शूद्र जो सेवक थे, जो मजदूर थे, जो चर्मकार थे, इस तरीके के लोग शूद्र वर्ग में शामिल होते थे। अब आते हैं उद्भव के बारे में बात करते हैं। हमारे पास वेदों के बारे में बात करें तो ऋग्वेद से लेकर के गीता, महाभारत, रामायण, सब कहीं वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमको पढ़ने को मिलता है। और जब सबसे पहले के बारे में बात करी जाए तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक, उसमें इस बात का जिक्र आता है कि समाज व्यवस्था के आधार को बनाने के लिए उसमें एक कहना चाहिए एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, एक व्यवस्था क्रिएट करने के लिए, ठीक है, व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। जैसे कि कोई पुरोहित था, कोई व्यापारी था, कोई अधिकारी था, कोई शिल्पकार था, कोई जुलाहा था या कोई श्रमिक था। इस तरीके से मतलब कि व्यवसाय आधार था वहां पे। ठीक। और जब हम इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है उसके बारे में बात करें तो उसका जो हमको अकाउंट है वो ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त पद में मिलता है। इसमें चार वर्ण जिनके बारे में हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का
उल्लेख वहां पर किया गया है। ठीक, जब हम प्रसिद्ध इतिहासकार रामकृष्ण शर्मा की बातों के ऊपर गौर करें, उनके उन्होंने जो रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर गौर करें, तो उसके हिसाब से वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कहीं कोई वजूद सच नहीं था। वो उत्तर वैदिक काल में आया। लेकिन जब वैदिक काल में ही हम बात करें तो वहां पर जो समाज का बंटवारा था वो धन के आधार पर नहीं बल्कि जनजाति और कर्म के आधार पर किया जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल के बाद धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। मतलब कि जितने भी धर्मशास्त्र जिसमें हम वेद पुराण इन सब चीजों के बारे में बात करें तो वहां पर वर्ण व्यवस्था का डिटेल में हमको डिस्कशन पढ़ने को और समझने को मिल जाता है। ठीक, जब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो वहां पर जो व्यवस्था थी वो कर्म आधारित नहीं हो थी, उसके बाद जन्म आधारित हो गई थी। मतलब कि जन्म के हिसाब से ये एक बार ये कह लीजिए कि कभी किसी ने अपने गुणों के हिसाब से अपने कर्म के हिसाब से एक वर्ण अपना लिया और उत्तर वैदिक काल में वो जिस वर्ण में पहले था अब उसके जो पुत्र होंगे या उसकी जो जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी वो उसी वर्ण में शामिल होंगी, तो मतलब कि कहीं ना कहीं अब वो जन्म आधार के ऊपर आ गया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने बात की है। मनुस्मृति में भी वर्ण व्यवस्था का एक विस्तार से वर्णन करने को मिलता है। और एक कहानी यहाँ पर महाभारत की भी याद आती है कि जब भीष्म पितामह छोटे थे, जब उनको सब देवव्रत के नाम से जानते थे, तो उनको कोई घोड़ा बेचने के लिए आया और उनके पिता शांतनु ने उसको देख करके जो घोड़ा बेचने आया तो उसको देख करके ये कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो कि इस घोड़े में इतनी खूबियां हैं तो अभी तुम वैश्य हो, हम उससे तुमको एक तरीके से प्रमोट करके, ठीक, उससे तुमको क्या कहते हैं एक लेवल और ऊंचा पहुंचा करके तुमको क्षत्रिय बना देंगे। मतलब कि उस समय कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, जो आगे चल करके जन्म के उसमें जन्म आधार पे होने लग गई, उसमें वो बदल गई। अब बात करते हैं ब्राह्मणों के बारे में। ठीक, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि ब्राह्मणों का कार्य था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षक के रूप में कार्य करना, लिखना, लेखन, ये सारे काम। इसके अलावा राजाओं को राज्य में परामर्श देने जैसे कार्य ब्राह्मण किया करते थे। एक तरीके से ये कह सकते थे कि अध्यात्म से रिलेटेड जितने भी काम थे, जुड़े जुड़े हुए जितने भी काम थे वो सब ब्राह्मणों के सुपुर्द थे। मतलब कि वो सारे कामों के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हुआ करते थे। अब जब बात करें क्षत्रिय के बारे में तो क्षत्रिय वर्णावस्था में सेना में हुआ करते थे, प्रशासन में थे, शासक के रूप में कार्य किया करते थे। यूं कह लीजिए कि ब्राह्मणों की जो स्थिति धर्म संबंधी कार्यों में थी, पूजा प्रार्थना में थी, वही क्षत्रियों की राज्य संबंधी कार्यों में भी थी। जब हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में, गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से था, महावीर स्वामी का जो संबंध था वो जैन धर्म से था। लेकिन दोनों ही क्षत्रिय थे। जो कहना चाहिए जन्म के आधार पे वो क्षत्रिय थे, वो उस वंश से संबंध रखते थे, क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, और जब हम मनुस्मृति की एक प्रसिद्ध वाक्य का जिक्र करें तो विप्राणम ज्ञान तो ज्येष्ठतम क्षत्रियाणम तू वीर्यतः, मतलब कि ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा थी वो ज्ञान से थी और क्षत्रियों की जो प्रतिष्ठा थी वो उनके बल से, उनके वीर से, उनके पराक्रम से थी। अब आते हैं वैश्यों के बारे में बात करते हैं। इनका मुख्य कार्य हुआ करता था व्यापार करना, ठीक, और या फिर किसान के रूप में खेती बाड़ी का काम करना। ठीक, और कहीं ना कहीं दोनों तो आपस में जुड़े हुए थे कि जब तुम खेती का कार्य करोगे तो उससे जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसको बेचना, उसको क्रय करना, लोगों तक पहुंचाना, वो भी वैश्यों वो भी कहीं ना कहीं वैश्यों का ही काम था। तो मतलब कि किसान और व्यापार, किसानी करना और व्यापार करना, ये दोनों वैश्यों के काम हुआ करते थे। और जो वैश्य शब्द था उसकी उत्पत्ति विश्व शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है बसना, मोबिलाइज होना एक तरीके से। जो चौथा वर्ग वर्ग था उसको कहते थे शूद्र वर्ग। इनका काम था कि जो उपरोक्त तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना। जब हम पुराने समय के बारे में बात करें, वैदिक काल के बारे में बात करें, ठीक है, और क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें, तो कहीं पर भी छुआछूत का कोई प्रचलन कहीं पर भी नहीं था। हाँ, अलग बात है जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, तो गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल कहा जाए, गुप्तोत्तर काल कहा जाए, उस समय में समाज में छुआछूत ने अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ कर दिया था। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।